एक शब्द है जो हम सबने सुना है और शायद रोज सुनते हैं, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। पर क्या हमने कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ वोट डालना ही लोकतंत्र है? और अगर इसमें इतनी सारी खामियां हैं, तो फिर भी इसे सबसे अच्छा सिस्टम क्यों माना जाता है? चलिए, आज इन्हीं बड़े सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखिए, लोकतंत्र की सबसे जानी मानी परिभाषा तो यही है जो अब्राहम लिंकन ने दी थी। लोगों की, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा सरकार। सुनने में ये एकदम परफेक्ट लगता है ना? और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत भी है। लेकिन क्या आज की दुनिया में सिर्फ इतना कह देना काफी है? और यहीं पर मामला थोड़ा सा उलझ जाता है। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो हर कुछ साल में चुनाव करवाते हैं, खुद को लोकतंत्र भी कहते हैं, पर असलियत में कहानी कुछ और ही होती है। तो सवाल ये उठता है कि एक असली लोकतंत्र और एक दिखावे के लोकतंत्र में आखिर फर्क कैसे किया जाए। इसके लिए हमें इस एक लाइन की परिभाषा से कहीं ज्यादा गहराई में उतरना होगा। अगर हम इस शब्द की जड़ों तक जाएं, तो डेमोक्रेसी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस, जिसका मतलब है लोग, और क्रेटिया, जिसका मतलब है शासन, यानी लोगों का शासन। यह एक बहुत ही सीधी साधी किताबी परिभाषा है। पर जैसा हम अभी देखेंगे, असल दुनिया में लोकतंत्र की कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। और यही तो असली पहेली है। सिर्फ चुनाव का एक ठप्पा लगा देने से कोई भी देश लोकतांत्रिक नहीं हो जाता। इसका मतलब हमें कुछ कसौटियों की, कुछ पैमानों की जरूरत है, जिनसे हम ये परख सकें कि कौन सा देश सच में लोकतांत्रिक है और कौन सा नहीं। तो चले एक एक करके इन कसौटियों को समझते हैं। तो अब हम उस एक लाइन वाली परिभाषा से आगे बढ़ने वाले हैं। हम दुनिया के कुछ असली उदाहरणों को देखेंगे और उनसे लोकतंत्र की वो 4 सबसे जरूरी पहचान निकालेंगे जो किसी भी सच्चे लोकतंत्र में होनी ही चाहिए। हमारी पहली कसौटी जुड़ी है पावर से, यानी शक्ति से। सोचिए, एक देश में चुनाव हुए, नेता भी चुन लिए गए, पर क्या असली ताकत, असली फैसले लेने की पावर उन्हीं चुने हुए नेताओं के हाथ में है, या फिर पर्दे के पीछे से कोई और है जो सारे फैसले ले रहा है? इसका एक बड़ा उदाहरण हमें पाकिस्तान में देखने को मिला था। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक सैन्य तख्ता पलटकर सत्ता अपने हाथ में ले ली। हाँ, बाद में उन्होंने चुनाव भी करवाए और चुने हुए नेताओं को कुछ शक्तियां भी दी, लेकिन देश के सबसे बड़े फैसले कौन लेगा, ये पावर उन्होंने और सेना ने अपने पास ही रखी, यानी उन लोगों के पास जिन्हें जनता ने नहीं चुना था। तो इस उदाहरण से हमें मिलती है लोकतंत्र की पहली और सबसे जरूरी शर्त। असली और अंतिम फैसले लेने की ताकत सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के हाथ में होनी चाहिए जिन्हें जनता ने खुद वोट देकर चुना है। ठीक है, तो ये तो तय हो गया कि फैसले चुने हुए नेता लेंगे। लेकिन ये नेता चुने कैसे जाएंगे? क्या सिर्फ चुनाव का नाम दे देना ही काफी है, या फिर इस बात से भी फर्क पड़ता है कि वो चुनाव किस तरह का है? यहाँ 2 बहुत ही दिलचस्प उदाहरण हैं। एक तरफ है चीन, जहां चुनाव तो होते हैं, पर चुनाव लड़ने की इजाजत सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों के सदस्यों को ही है। मतलब लोगों के पास कोई असली चॉइस, कोई असली विकल्प ही नहीं है। दूसरी तरफ 2000 तक का मेक्सिको था, जहां विपक्षी पार्टियां तो थीं, पर सत्ताधारी पार्टी चुनाव जीतने के लिए हर तरह के गलत हथकंडे अपनाती थी, जिससे विपक्ष के जीतने का कोई सही मौका ही नहीं बचता था। तो यहां से निकलकर आती है लोकतंत्र की दूसरी कसौटी। चुनाव सिर्फ होने नहीं चाहिए, बल्कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। मतलब जहां लोगों के पास असली विकल्प हो, और जो पार्टी पावर में है उसके हारने की भी उतनी ही संभावना हो जितनी जीतने की। अगर नतीजा पहले से ही पता हो, तो वो चुनाव सिर्फ एक दिखावा है, लोकतंत्र नहीं। हमने शुरू में कहा था लोगों का शासन, पर ये लोग कौन है? क्या देश में रहने वाला हर नागरिक इसमें शामिल है, या फिर कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से बाहर भी रखा जा सकता है? इतिहास में और आज भी दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं। जैसे सऊदी अरब में 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार ही नहीं था। एस्टोनिया में नागरिकता के नियम इतने मुश्किल बना दिए गए कि वहां बसे रूसी मूल के लोगों के लिए वोट देना लगभग नामुमकिन हो गया। और फिजी का सिस्टम तो ऐसा है कि वहां के एक मूल निवासी के वोट की कीमत वहीं रहने वाले एक भारतीय मूल के नागरिक के वोट से ज्यादा है। तो इन उदाहरणों से लोकतंत्र की तीसरी बुनियाद सामने आती है। हर वयस्क नागरिक को वोट देने का हक होना चाहिए और हर एक के वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, न किसी का कम न किसी का ज्यादा। और अब आते हैं हमारी आखिरी और चौथी कसौटी पर। मान लीजिए एक सरकार चुनाव जीत गई
उसे भारी बहुमत मिल गया। तो क्या अब वो जो चाहे वो कर सकती है? क्या चुनाव जीतने का मतलब अनलिमिटेड पावर का लाइसेंस है? जिम्बाब्वे का उदाहरण इस खतरे को बहुत साफ दिखाता है। वहां राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे की पार्टी लगातार चुनाव जीतती रही, लेकिन उन्होंने इस जीत का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किया। उन्होंने संविधान तक बदल दिया, विपक्षी नेताओं को परेशान किया और मीडिया से लेकर अदालतों तक पर अपना कंट्रोल कर लिया। यानी चुनाव जीतना उनके लिए अपनी मर्जी से कुछ भी करने का एक लाइसेंस बन गया था। और यहीं पर लोकतंत्र की चौथी और आखिरी पहचान सामने आती है। एक लोकतांत्रिक सरकार भी कानून से बंधी होती है। उसे संविधान और नागरिकों के अधिकारों की एक लक्ष्मण रेखा के अंदर रहकर ही काम करना होता है। चुनाव जीतना उसे इस रेखा को लांघने का अधिकार बिल्कुल नहीं देता। तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि एक सच्चे लोकतंत्र की 4 पहचान क्या है। लेकिन अब आते हैं असली सवाल पर। आखिर लोकतंत्र ही क्यों? हम सब जानते हैं कि इसमें कमियां हैं, फैसले देर से होते हैं, भ्रष्टाचार भी होता है। फिर भी क्यों इसे सरकार का सबसे अच्छा रूप माना जाता है? देखिए, ये बात सच है कि लोकतंत्र परफेक्ट नहीं है। यहाँ सरकारें बदलती रहती हैं, जिससे अस्थिरता आ सकती है। बहुत सारी चर्चाओं की वजह से फैसले लेने में भी देर लगती है। ये सब इसकी कमियां हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन इसके पक्ष में जो तर्क हैं, वो शायद इन कमियों पर ज्यादा भारी पड़ते हैं। जैसे लोकतंत्र सरकार को जवाबदेह बनाता है, बेहतर फैसलों की गुंजाइश पैदा करता है और सबसे बड़ी बात, ये हर नागरिक को सम्मान और गरिमा देता है। 3 करोड़, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन लोगों की संख्या है जो 1958 से 61 के बीच चीन में आए एक भयावह अकाल में मारे गए थे। इतिहास का ये भयावह सच हमें लोकतंत्र के पक्ष में शायद सबसे मजबूत दलील देता है। कई बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ये अकाल सिर्फ अनाज की कमी की वजह से नहीं, बल्कि चीन की सरकार की गलत नीतियों की वजह से इतना भयानक हुआ। और सोचने वाली बात यह है कि उसी दौर में भारत की आर्थिक हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा अकाल कभी नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि एक लोकतंत्र में सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। यहाँ एक आज़ाद मीडिया होता है, विपक्षी दल होते हैं जो सरकार पर भूख और गरीबी की तरफ ध्यान देने का जबरदस्त दबाव बनाते हैं। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार इतने बड़े पैमाने पर लोगों को मरने नहीं दे सकती, क्योंकि उसे अगले चुनाव में जनता को जवाब देना होता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, लोकतंत्र सिर्फ सरकारों और चुनावों तक ही सीमित नहीं है। ये असल में जीने का एक तरीका भी है, एक ऐसा सिद्धांत जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू हो सकता है। इस एक वाक्य में लोकतंत्र का पूरा सार छिपा है। चाहे वो एक परिवार हो, एक क्लासरूम हो या फिर दोस्तों का एक ग्रुप, जहां भी कोई फैसला लेने में हर सदस्य की राय को बराबर महत्व दिया जाता है, वहां असल में लोकतंत्र का सिद्धांत ही तो काम कर रहा होता है। तो हम इस आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। सच तो यह है कि दुनिया का कोई भी देश एक परफेक्ट, एक आदर्श लोकतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र कोई मंजिल नहीं है जिसे पा लिया और काम खत्म। ये तो एक सफर है, एक आदर्श है जिसे लगातार और बेहतर बनाने की कोशिश करनी पड़ती है। और ये कोशिश कौन करता है? सरकारें नहीं, बल्कि उस देश के नागरिक। किसी भी देश का लोकतंत्र उतना ही मजबूत या कमजोर होता है जितने उसके नागरिक जागरूक और सक्रिय होते हैं, क्योंकि असली शक्ति